बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन में। तो आज की लाइव क्लास बहुत ही शानदार टॉपिक पर होने जा रही है। हमारा आपने थंबनेल देख लिया होगा। लाइव क्लास रहने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सबका। राम राम भाई सब ने। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास के साथ और मैसेज कीजिए कि आप जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हम सबका साइन मैसेज कर दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है आपके लिए। मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूँगा कि एक बार मुझे भी एक मोबाइल दे दे, ताकि पता चले कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, सबसे कहना चाहूँगा कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पहुँच सके। बहुत शानदार। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको राम राम। राम राम सबको। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। CUET और बोर्ड, क्लास 12th बोर्ड बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और जो बायोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट लेकर CUET की तैयारी कर रहे हैं, अपनी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है हमारी ये। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लास के लाइव लिंक को शेयर कीजिए अपने साथियों में, ताकि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। कमेंट कीजिए। आप तक ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो आप थम्स अप का साइन कमेंट कीजिए, ताकि पता चले। लाइक्स आ रहे हैं धीरे धीरे। वेरी गुड, विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। वेरी गुड। राहुल चौधरी, प्रेमानंद, प्रेमानंद के नाम से आईडी है राहुल चौधरी, प्रेमानंद। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, सबको नमस्कार। प्रवीण, अच्छा प्रवीण की आईडी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल चौधरी, वेरी गुड। हाँ, इस तरह से आप थम्स अप का साइन सेंड कीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, क्वालिटी अच्छी है, ताकि हम क्लास को आगे शुरू करें। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। सबको गुड इवनिंग, सबको बहुत बहुत नमस्कार, सबको राम राम। राम राम सबको। क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी पाइज एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है, उस पर आपको स्पेशली बायोलॉजी का कंटेंट मिलता है, जिसमें हम CUET जिनके डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, वो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12th का पोर्शन चल रहा है। क्लास 12th NCERT बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन हम स्टडी कर रहे हैं। हमने ये जो चैप्टर आज हमने लिया है, ऑब्जेक्टिव क्लास इंपॉर्टेंट MCQs की फॉर्म में जो क्लास ली है, इसका इन डिटेल वीडियो, मतलब पूरे चैप्टर का इन डिटेल नोट्स वाइड वीडियो वी पाइज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12th बायोलॉजी NCERT के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर इन डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। आज की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। तो राम राम सभी विद्यार्थियों को। देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। हमारा पैटर्न रहेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। जिन विद्यार्थियों की जैसी तैयारी है, अपनी तैयारी के अनुसार आंसर कीजिए। आप सबने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। फिर हम उस क्वेश्चंस को डायग्राम्स और अदर जो भी सप्लीमेंट मेथड्स होंगे, उनके थ्रू हम उसको अच्छे से इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर
इन क्वेश्चंस में आपका कवर हो जाए। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, तो शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो अब क्लियर है? अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? छोटी मोटी समस्याएं लगती रहती है, चलती रहती है, हमें उनसे हारना नहीं है। ये समस्याएं हमें सिखाती है कि अगर समस्याएं आ रही है, इसका मतलब आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो इन समस्याओं से भी हमें मोटिवेट होना है और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना है, या फिर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बोर्ड में फोड़ना है। तो तैयारी को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उससे क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ये क्लास रखी गई है, ठीक है। और CUET UG 2026 का जो एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए स्टामेन इज अटैच्ड टू द। पुंकेसर से क्वेश्चन आया है कि पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है। पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एंथर, परागकोश। दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिव यानी संयोजी। तीसरा ऑप्शन है थैलेमस और पेटल यानी कि पुष्पासन या दलपत्र। और चौथा ऑप्शन है पोलन सेक यानी परागपुटी। ठीक है, मैं आपको समझा दूं डायग्राम के जरिए, फिर आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ये हमारा पुष्प का डायग्राम है, ठीक है, फ्लावर डायग्राम, जिसमें हमने देखा ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर का प्रॉक्सिमल एंड है, ये पुंकेसर का प्रॉक्सिमल एंड है, और ये जो एंड है ये पुंकेसर का डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड। ठीक है, डिस्टल एंड को हिंदी में दूरस्थ सिरा कहा जाता है, दूरस्थ सिरा, और प्रॉक्सिमल एंड को कहा जाता है समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा, इसे कहा जाता है समीपस्थ सिरा। ठीक है, तो ध्यान देना यहीं पर, यह क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। पुंकेसर का प्रॉक्सिमल एंड जो है, ठीक है, अर्थात समीपस्थ सिरा जो है वो अटैच होता है थैलेमस या पेटल से, अर्थात पुष्पासन से या फिर दलपुंज से, जबकि डिस्टल एंड जो है यानी दूरस्थ सिरा जो है वो किससे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है एंथर से, वो कनेक्ट होता है एंथर यानी परागकोश से, एंथर यानी परागकोश से कनेक्ट होता है। तो हमारे क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए स्टामेन इज अटैच्ड टू द, अर्थात पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड अभी हमने देखा थैलेमस और पेटल अर्थात पुष्पासन या दलपत्र से जुड़ा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 आएगा सही। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल चौधरी, प्रवीण, सभी जुड़ रहे हैं। हाँ, आंसर कर रहा है प्रवीण, ऐसे स्टूडेंट, राहुल चौधरी भी आंसर 3 कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे तो और एनर्जी मिलती है इन लाइव क्लासेस में, इन लाइव क्लासेस में एनर्जी मिलती है। जब स्टूडेंट्स आप आंसर करोगे लाइव तो एनर्जी मिलती है, बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट आंसर कीजिए। ठीक है, आप जब तक आंसर करते हैं, आंसर में एक पैटर्न में आपको बता दूं, जैसे आपको नॉर्मल करना है क्वेश्चन नंबर 1, आगे आप उसका ऑप्शन डाल सकते हो 3। ठीक है, जैसे आपने 3rd आंसर कर रहे हो तो आप 3 डाल सकते हो। ठीक है, चलो सर अब आगे चलते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, प्रॉक्सिमल एंड कनेक्ट्स विद या अटैच टू द थैलेमस और पेटल पार्ट, अर्थात जो समीपस्थ सिरा होता है वो पुष्प के पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है, जबकि डिस्टल एंड अटैच टू एंथर, इट मीन्स जो दूरस्थ सिरा है वो पुंकेसर के परागकोश भाग से जुड़ा होता है। ठीक है,
अब अगर मैं पुष्प की पूरी संरचना की बात करूं तो पूरी संरचना हैंड ड्रॉन डायग्राम, ठीक है, और जो रिमेंबर रखने वाले, याद रखने वाले जो पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के साथ ये पूरा डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से वी पाइज एजुकेशन पर जो बायोलॉजी के वीडियो पड़े हैं क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, उनमें इन डिटेल टॉपिक को समझाया गया है ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को क्रैक किया गया है ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। मैं एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप देखो इस डायग्राम को, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहली बात हम करें तो पुष्प के सबसे बाहर मुख्यतः जो हरे रंग के होते हैं, कैलिक्स बोलते हैं उनको, कैलिक्स हिंदी में जिन्हें कहा जाता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक है। एंड द मेंबर, इनके जो मेंबर है यानी एक सदस्य को कहा जाता है सेपल अर्थात बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। मुख्यतः हरे रंग के होते हैं, और हरे रंग के इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कलरफुल कंपोनेंट पर। कलरफुल भाग कोरोला, जिसे कहा जाता है दलपुंज, पूरे समूह को कहते हैं दलपुंज हिंदी में। मुख्यतः रंगीन होते हैं, रंगीन होने का कारण कीटों को आकर्षित करना, ठीक है। समझ में आई बात। इनके एक मेंबर को पेटल यानी दल कहा जाता है, ठीक है। चमकीले रंग वाले होते हैं। समझ में आई बात। फिर हम बात करें पुष्प में नरजन्नांग की यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। उसके पूरे समूह को कहते हैं एंड्रोसियम, पूरा समूह एंड्रोसियम। और एक सदस्य को कहा जाता है, एक सदस्य को कहते हैं स्टामेन, सिंगल एक सदस्य को स्टामेन कहते हैं, ठीक है, स्टामेन कहा जाता है। अब बात करें मादा जन्नांग की, तो मादा जन्नांग गाइनोसियम कहलाता है। और एक सदस्य को कार्पल पिस्टिल कहा जाता है, जो 3 भाग है। ऊपर का भाग स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र, मध्य का नलिकानुमा भाग स्टाइल यानी वर्तिका, और नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी यानी अंडाशय। ये पूरे पुष्प की संरचना है, इन डिटेल हर एक पॉइंट लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, वी पाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहां, अभी मैं आपको दोबारा बता दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लो और पूरे के पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। पीछे के जो वीडियोज है उनकी भी पीडीएफ वहां पड़ी है, पूरे नोट्स की, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज। लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत जो विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देती है वह है। लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत जो विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देती है, उस परत का नाम क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, फिर हमें दिया है एंडोथीसियम अंतःस्तर, फिर हमें दिया है मिडल लेयर मध्य परतें, फिर हमें दिया है टेपिटम यानी टेपिटम। हमें आंसर करना है, फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन आने शुरू हो गए। राहुल चौधरी, राहुल चौधरी के नाम से जो आईडी है बहुत एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्रवीण का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इस डायग्राम से समझें, ये रहा डायग्राम, हैंड ड्रॉन डायग्राम है दोबारा, ठीक है। हैंड ड्रॉन डायग्राम मैं आपको समझा दूं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है, हैंड ड्रॉन है। आपको भी डायग्राम्स बनाकर प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम्स की लेबलिंग करनी है, उसे नामांकित कीजिए ताकि आप समझ पाओ कि कहाँ पर क्या नामांकन है। तो इसमें सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, ठीक है, फिर आती है एंडोथीसियम अंतस्त्वचा, फिर आती है मिडल लेयर्स
मध्य परतें, कई परतें हैं। फिर सबसे अंदर की तरफ आती है टेपिटम, और टेपिटम का मुख्य कार्य है विकसित होते परागकणों का पोषण करना। ठीक है, विकसित होते परागकणों का पोषण करना, तो यहां पर आंसर आएगा टेपिटम, अर्थात ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही है हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये सभी परतें आपको समझा रखी है। एपिडर्मिस सबसे बाहर, फिर एंडोथीशियम, इनके ऑर्डर को भी ध्यान रखना, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम। ठीक है, समझ में आई बात? चलो जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, अर्थात पराग कण के बाह्य चोल यानी एक्साइल में पाया जाने वाला अब तक का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है पेक्टिन, तीसरा ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन, चौथा ऑप्शन है हेमीसेल्यूलोज। आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा आंसर आएगा। आपको 3 आगे डैश लगा के अपना आंसर लिख देना है। फटाफट आंसर कीजिए। आंसर आने शुरू हो गए हैं 3rd क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दूं, आपके आंसर भी सही आ रहे हैं। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन वो घटक है, ठीक है, जो कि सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसका अपघटन संभव नहीं है, अभी तक कोई ऐसा जीवित एंजाइम नहीं ढूंढा गया है जो इसका अपघटन कर सके। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, जिससे कि परागकण का एक्साइन अर्थात बाह्य चोल बना हुआ हो। ये परागकण की संरचना है हेंड्रोन, ये परागकण का एक्साइन है, एक्साइन जिसे हिंदी में बाह्य चोल कहा जाता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। समझ में आई बात? स्पोरोपोलेनिन से बना है। ठीक है, ये परागकण का अंतःचोल है, ये परागकण का अंतःचोल। इंटाइन, अंतःचोल यानी इंटाइन। ठीक है, और जहां पर एक्साइन एब्सेंट है वहां पर एक पोरनुमा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाती है, विच इज कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, जिसको जनन छिद्र कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। समझ में आई बात? और एक्साइन जो वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर सेड एट द, 60% से अधिक आवर्त बीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं? ठीक है, परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं, ध्यान देना। आप एनसीईआरटी की बुक को जब रीड करोगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पर यह टर्म दी गई है, ध्यान देना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेज नंबर 7 पर यह लाइन दी गई है कि 60% से अधिक आवर्त बीजी पौधों में परागकण इस अवस्था में झड़ते हैं। वो कौन सी अवस्था है? 1 सेल्ड स्टेज है क्या, एक कोशिकीय अवस्था है क्या, 2 सेल्ड स्टेज यानी 2 कोशिकीय अवस्था या चरण है क्या, 3 सेल्ड स्टेज यानी 3 कोशिकीय चरण है क्या, या 4 सेल्ड स्टेज यानी 4 कोशिकीय चरण है क्या? आंसर करें। आंसर के साथ आप क्वेश्चन नंबर लगा देंगे तो समझने में आसानी रहेगी हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लगा दिया और फिर आगे आपने ऑप्शन जो भी आपका 1 2 3 4 जो भी है वो लगा दिया, इस तरह से। हाँ, अब आंसर आने शुरू हुए हैं। थोड़े से कंफ्यूज हैं आप, मैं आपको बताऊं, यहां पर आंसर आएगा 2 सेल्ड स्टेज, 2 कोशिकीय चरण में या 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण
60% से अधिक आवर्त बीजियों के परागकण दो कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं। डायग्राम पर आते हैं, ये रहा अपना डायग्राम। वापस दो कोशिकीय का मतलब ये कोशिका हो गई वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जिसे कहा जाता है कायिक कोशिका। ध्यान रखना, इसे कहा जाएगा कायिक कोशिका। समझ में आई बात? ये दूसरी कोशिका रही विच इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है, समझ में आई बात? यही हमारा क्वेश्चन है। 60% से अधिक आवर्त बीजियों में इसी अवस्था में परागकण जड़ते हैं, ठीक है। बाकी 40 में कैसे जड़ते हैं? बाकी 40 में ये जो जनन कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होकर केंद्रक दो केंद्रकों में बदल जाता है, अर्थात उनमें 3 कोशिकीय की अवस्था में परागकण जड़ते हैं। ध्यान रखना इस बात का, समझे? उनमें 3 कोशिकीय की अवस्था में परागकण जड़ते हैं, लेकिन 60% से अधिक में इसी अवस्था में परागकण जड़ते हैं। समझ में आई बात आपके? कायिक कोशिका, जनन कोशिका। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, कायिक कोशिका का जो आकार है, कायिक कोशिका का बड़ा आकार होता है, कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, साथ ही साथ कायिक कोशिका के केंद्रक का आकार भी बड़ा होता है, केंद्रक भी बड़े आकार का होता है, ध्यान रखना। जबकि आप जनन कोशिका की बात करोगे तो कोशिका और केंद्रक दोनों छोटे आकार के होते हैं। कोशिका एवं केंद्रक दोनों छोटे आकार के होते हैं, परंतु 60% से अधिक आवर्त बीजी इसी अवस्था में झड़ते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? वेरी गुड। आपके जो ये लाइव कन्वर्जेशन है ये एनर्जी का काम करते हैं। इस तरह से आप आंसर करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट से कहूंगा मैं ये मानता हूं स्टूडेंट पावर से बड़ी कोई पावर नहीं है, युवा और विद्यार्थी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन को शेयर कीजिए अपने साथी विद्यार्थियों में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर सैटरडे, हर शनिवार को लाइव आएं आपके क्वेश्चंस की क्लास लेकर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर छांट कर CUET के पैटर्न से और साथ ही साथ बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में हेल्प करने वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। अभी आप आगे देखोगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो आप अपने साथियों में वी पाइज एजुकेशन के YouTube लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो विद्यार्थी इन डिटेल तैयारी करना चाहता है, सैटरडे टू सैटरडे हम क्वेश्चंस की क्लास डालेंगे, साथ ही साथ डिटेल्ड वन शॉट भी है उसके ऊपर, और डिटेल्ड वीडियोज सब टॉपिक वाइज टुकड़ों में डिटेल्ड वीडियो है। उससे बाहर कुछ नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। बायोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, तो उसे आप शेयर कीजिए। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही शानदार, CUET में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ कुछ भाग दिए हुए हैं, जैसे यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस, टेपिटम, एक्साइन, फनिकल। दूसरी तरफ उनके फंक्शनिंग दी हुई है, जैसे मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, नरिश द पोलन ग्रेन, ठीक है। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूपी समुच्चय, टेपिटम को आप जानते ही हो, एक्साइन को कहेंगे बाह्य चोल, ठीक है, फनिकल को कहेंगे बीजांड व्रंथ, फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूपी समुच्चय, इधर कार्य में मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, हिंदी में दिया हुआ स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ, स्पोरोपोलेनिन से बना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गाइड पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, अर्थात पराग नलिका को दिशा देती है,
अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, अर्थात यहां पर बीजांड का प्लेसेंटा से जुड़ाव स्थल और नरिश द पोलन ग्रेन यानी पराग कणों को पोषण, ये है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कीजिए, मिलान कीजिए। मैं आपको बता देता हूं यहां पर। वेरी गुड, आंसर आया है, शाबाश। राहुल चौधरी के नाम से जो आईडी है, प्रवीण ने भी आंसर किया है, आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ आपकी बहुत सी और चीजें क्लियर हो रही हैं। हम यहाँ पर देखें फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का प्रमुख कार्य क्या है? ये पराग नलिका को दिशा देता है, गाइड पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। तो ए में आएगा सेकंड। ठीक है साहब। अब आता है टेपिटम। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? पराग कणों का पोषण करना। तो बी में आएगा 4। क्लियर है। फिर आता है एक्साइन। एक्साइन के लिए आपको पता है मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी स्पोरोपोलेनिन से बनी होता है। और फिर आता है फनिकल। फनिकल है अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लेसेंटा, यानी बीजांड जो प्लेसेंटा अपरा से जुड़ा हुआ स्थान बीजांड व्रंथ, वो व्रंथ बीजांड व्रंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में सेकंड, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी आंसर करेंगे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। एक विशिष्ट आवर्तबीजी भ्रूणकोष परिपक्वता पर कैसा होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। परिपक्वता पर कैसा होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है 8 न्यूक्लिएट 8 सेल, यानी 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय। दूसरा ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, यानी 7 केंद्रकीय 8 कोशिकीय। थर्ड ऑप्शन 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, यानी 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। एंड फोर्थ ऑप्शन 7 न्यूक्लिएट 7 सेल, यानी 7 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। आपको आंसर करना है फटाफट, इसमें कौन सा आएगा? फटाफट आंसर करो, देखें। आंसर करो फटाफट, साथ ही साथ अपने साथियों में इसके लिंक को शेयर करो। ठीक है, ताकि और विद्यार्थी जुड़े, औरों को भी फायदा हो, सबको फायदा पहुंचे। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर आ गए हैं, बिल्कुल सही। यहां पर अवस्था होती है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, यानी 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय अवस्था। आपको भ्रूणकोष याद होगा, ये भ्रूणकोष की संरचना। इस भ्रूणकोष में हम देखें तो 3, यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था समसूत्री विभाजन होते हैं। केंद्रक में पहले समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बन जाते हैं, उन दोनों में दूसरे समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक बन जाते हैं, और चारों में तीसरे समसूत्री विभाजन से कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं। उन 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एक तरफ चले जाते हैं। ठीक है, 3 केंद्रक एक तरफ आ जाते हैं, 2 केंद्रक मध्य में रहते हैं। समझ में आई बात? ऊपर वाले जो केंद्रक हैं, भित्ति का निर्माण हो जाता है, कोशिकाएं बन जाती हैं, 3 कोशिकाएं। नीचे भित्ति का निर्माण होकर कोशिकाएं बन जाती हैं, सिनर्जिड्स और अंड कोशिका, 3 कोशिका। मध्य में जो 2 केंद्रक हैं वो एक केंद्रकीय कोशिका बनाते हैं। इस कारण 8 तो केंद्रक हो जाते हैं, न्यूक्लियस 8। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लियाई, यानी 8 केंद्रक और 7 सेल। ठीक है, यानी 7 कोशिकीय, ये अवस्था हो जाती है 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। 12th बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत चांसेज, आपके सीयूईटी जैसे एग्जाम में भी इसके बहुत चांसेज हैं। चलो जी, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त, इंपॉर्टेंट, आसान लगने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ अटकाता है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज बॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है,
पहला ऑप्शन जल, दूसरा कीट या वायु, तीसरा पक्षी, चौथा चमगादड़। आंसर करो फटाफट। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो मैं बता दूं आपको, मैं यहां आपको आगे से आगे एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप आंसर करते रहो, आप कमेंट करते रहो, ताकि आपकी तैयारी भी, आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे, इसलिए मैं इसका आंसर करता हूं। यहां पर हम देखेंगे इसमें स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज होता है। वाटर हाइसिंथ देखते ही उसके मन में आता है कि ये जो वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली, दोनों वर्ड देखते इसमें आता है कि पॉलिनेशन का जो मीडियम होगा वो डेफिनेट वाटर ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला में पॉलिनेशन वाटर से होता है, जबकि वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट और विंड से होता है, क्योंकि उनके जो फ्लावर होते हैं वो वाटर सरफेस यानी जल की सतह के ऊपर रहते हैं, जल की सतह के ऊपर बाहर की तरफ रहते हैं, इसलिए उनमें जो पॉलिनेशन का मीडियम है वो या तो बाई एयर है और या फिर बाई इंसेक्ट्स है। ध्यान रखना इस बात का, बाई एयर और बाई इंसेक्ट्स। तो यहां पर इंसेक्ट और विंड, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा इसका। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस में जो विद्यार्थी अपनी रैंक को हाई कर जाएंगे या करना चाहते हैं वो विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चंस को सही करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट जो बस खाली टाइम पास के लिए फॉर्म भरते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होकर वाटर से, और पहला ही ऑप्शन जल दिया हुआ है उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं, जबकि ये नहीं है। इसमें पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू, या तो कीट यानी इंसेक्ट के थ्रू, या फिर बाई एयर या विंड यानी वायु के थ्रू। जबकि आप देखोगे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला वो दोनों भी एक्वेटिक प्लांट है, उनमें पॉलिनेशन बाई वाटर होता है, ध्यान देना। ठीक है, उनमें भी एक डिफरेंस आगे उनसे क्वेश्चन लिया गया है, वहां डिस्कस करेंगे। आते हैं आगे। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। किस प्रकार का परागण आनुवांशिक रूप से भिन्न पराग कणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। मतलब ऐसा कौन सा परागण है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न पराग कणों को लेकर आता है। ध्यान देना इस बात का। तो यहां पर ऑप्शन दिया ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या है देखो मैं आपको बताऊं। ऑटोगेमी का मतलब है, मान लो ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ये उसका गाइनोसियम पार्ट है और ये उसका एंड्रोसियम पार्ट है। तो ऑटोगेमी का मतलब है इस फ्लावर के पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा यानी इस पुष्प के परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर गिरे, उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। तो उसमें तो वो परागकण आनुवांशिक रूप से भिन्न होते नहीं है। ठीक है, गेइटेनोगेमी दिया गया है यहां पर। गेइटेनोगेमी में भी क्या होता है, गेइटेनोगेमी में एक पुष्प के परागकण अपने मतलब दूसरे वर्तिकाग्र पर जाएंगे, लेकिन वो पुष्प उसी पेड़ पर होना चाहिए, वो पुष्प उसी पेड़ या उसी पादप पर होना चाहिए। तो उनमें भी इतनी आनुवांशिक विविधता नहीं आती है। आनुवांशिक रूप से अच्छी श्रेणी की विविधता आती है जेनोगेमी या पर निषेचन में आती है। ध्यान देना, जेनोगेमी या पर निषेचन, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर। चलो जी, अब आगे चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर अर्थात अनुन्मिल्य परागणी पुष्प क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, सबसे पहली बात सदैव समयुग्मजी, ऑलवेज ऑटोगेमस, देन ऑलवेज जीनोगेमस, सदैव परनिषेचनी, फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एक व दो दोनों, फिर विंड पॉलिनेशन यानी वायु परागित। कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो कंटेंट है वो दिखाता हूं। एनसीईआरटी की बुक में कनकोआ प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दो तरह के फ्लावर दिखाए हुए, इसको अच्छे से समझना आप। यहाँ पर हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, ये जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं ये फ्लावर हैं कैस्मोगेमस या चेस्मोगेमस, कैस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, समझ में आई बात। जिनको हिंदी में आप कहोगे उन्मिल परागणी पुष्प,
उन्मिल परागणी पुष्प, हिंदी में, ये ओपन होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, ये ओपन पुष्प है, ओपन फ्लावर है। फिर हम बात करें नीचे वाले पुष्पों की, ये रहे, तो इन पुष्पों को यहाँ इस प्लांट में ये ग्राउंडेड होते हैं, भूमिगत होते हैं। ये पुष्प भूमिगत होते हैं और सदैव बंद रहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में अनुन्मिल्य परागणी पुष्प, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। ये हमेशा क्लोज रहते हैं, क्लोज्ड, बंद रहते हैं। अब बंद रहते हैं तो इनके पास ऑप्शन क्या बच जाएगा? अगर ये बंद है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प बंद हैं, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑलवेज ऑटोगेमस, सदैव ये समयुग्मजी होंगे, अर्थात इनमें स्वपरागण पाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, प्रवीण, ये बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं, आंसर भी कर रहे हैं। इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप अपने नॉन स्टूडेंट्स में, आप जिनको जानते हो उन स्टूडेंट्स में लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हर विद्यार्थी तक नॉलेज पहुंच सके, उनकी तैयारी हो सके। ठीक है, ये है तैयारी में अपन कोई कसर छोड़नी नहीं है। अब टाइम बचे हुए कम, अगर ढंग से तैयारी ईब करांगा, टॉपिक ने समझांगा और क्वेश्चन आंसर की बढ़िया तैयारी करांगा, तो डेफिनेट सक्सेस मिलेगी, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी वह मिल जाएगी। बिल्कुल बिना घबराए तैयारी करो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, अर्थात कार्यशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है? कार्यशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है? ध्यान देना। पहला ऑप्शन एम्ब्रियो, दूसरा ऑप्शन ओव्यूल यानी बीजांड, तीसरा एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणकोश, और चौथा एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। आंसर करना है आपको। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। मान लो ये मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होते हैं। सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट होने से मेगास्पोर मदर सेल डाइड फॉर्म होता है, अर्थात दो कोशिकाओं का समूह। अब इसमें होता है मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड होने से मेगास्पोर ट्राइड फॉर्म हो जाता है, टेट्राड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चार कोशिकाओं का समूह, इनमें से एक सक्रिय होगा। ठीक है, एक, ये चारों गुरु बीजाणु हैं, इनमें से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होगा और किसका निर्माण करेगा? वो बनाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक, अर्थात भ्रूणकोश बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूणकोश बनाएगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा थर्ड, भ्रूणकोश। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान, सभी को आंसर करना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक इवेंट टू, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक यूनिक इवेंट है, अर्थात दोहरा निषेचन किसकी एक अनूठी घटना या कार्य प्रणाली है, या दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, या एंजियोस्पर्म में? हमें आंसर करना है। बहुत ही आसान, नॉर्मल, कोई भी इसका आंसर कर देगा। बहुत ही आसान है, लेकिन बड़ा आसान दिखने वाला क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व करने होते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है एंजियोस्पर्म, अर्थात आवर्त बीजी पादप, एंजियोस्पर्म। ठीक है, समझ? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है भाई? त्रिसंलयन,
ठीक है। त्रिसलेन की बात करें हम तो मैं आपको दिखाऊं यहां पर, ये गाइनोसियम स्त्री केसर का भाग, ये स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये स्टाइल वर्तिका, एंड ये ओव्यूल या ओवरी, सॉरी ये ओवरी। ठीक है, इस ओवरी में ओव्यूल यानी बीजांड और उसमें एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में होगा निषेचन, ध्यान देना। ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस डायग्राम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये एंटीपोडल प्रतिव्यासांत, ये दो सहायक कोशिकाएं, ये बीच में एक अंड कोशिका और मध्य में ध्रुवीय केंद्रक। अब क्या होगा, एक नर युग्मक मुक्त होगा, वो अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिससे बनेगा जाइगोट यानी युग्मनज, युग्मनज बनेगा। दूसरा जो नर युग्मक है वो मध्य के ध्रुवीय केंद्रक से संयुग्मित होकर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, 3N स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे PEN। ठीक है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बनाएंगे। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि बाद में इन फर्दर डेवलप होगा किसमें, वो होगा एंडोस्पर्म में, इसमें डेवलप होगा एंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूणपोष में विकसित होगा, एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष में विकसित होगा भैया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी विद्यार्थियों का। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, कच्चे नारियल का पानी क्या दर्शाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्या दर्शाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष को दर्शाता है, या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष को दर्शाता है, या फिर फ्लेसी पेरिकाप या गूदेदार फल भित्ति को दर्शाता है, या फिर एम्ब्रियो यानी भ्रूण को दर्शाता है। आंसर आपको करना है। ठीक है, इन डिटेल में डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगा, फटाफट आप आंसर करिए। ठीक है, लाइक करिए, लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इसे शेयर भी कीजिए। अब हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के ये जो एंडोस्पर्म की बात हो रही है इनको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ। फर्स्ट टाइप सेलुलर, जिसे हिंदी में कहा जाएगा कोशिकीय, कोशिकीय एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ठीक है, जिसमें केंद्रक विभाजित होगा और हर केंद्रक के विभाजन के पश्चात तुरंत भित्ति का निर्माण हो जाएगा। इस कारण से भ्रूणपोष में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में एक तो आता है दतूरा, दतूरा। दूसरा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहां पर कौन सा आता है, व्हाइट कार्नेल ऑफ कोकोनट, अर्थात नारियल का सफेद गिरी, खाने योग्य भाग सफेद गिरी, नारियल की सफेद गिरी जो है वो सेलुलर का एग्जाम्पल है। दूसरा आता है फ्री न्यूक्लियर, जिसे हिंदी में कहा जाता है मुक्त केंद्रकीय, मुक्त केंद्रकीय एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक तो विभाजित होते हैं परंतु हर केंद्रक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता। इस वजह से एंडोस्पर्म के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तीसरा आता है हेलोबियल। ठीक है, तीसरा हेलोबियल, जिसे हिंदी में भी हेलोबियल कहा गया है, हेलोबियल। इसमें एक तरफ
दो चैम्बर बन जाते हैं, एक तरफ विभाजन होते हैं एक तरफ विभाजन नहीं होते हैं, दो चैम्बर बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इरेम्यूरस, इरेम्यूरस इसका एग्जाम्पल है। बट ये दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियर। तो यहां पर हमें पूछा है नारियल का पानी, तो ध्यान देना नारियल पानी किसका एग्जाम्पल है, नारियल पानी फ्री न्यूक्लियर यानी मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आया हुआ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरिकार्प पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंट रिमेंट ऑफ, परिभ्रूणपोष किसका अवशेष है, परिभ्रूणपोष जो है वो किसका अवशेष है, एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का, या न्यूसेलस बीजांडकाय का, या स्कूटेलम का, या फिर इंटेगुमेंट अध्यावरण का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आंसर करें फटाफट आप। हाँ भाई, तो सीधी सी बात है, पेरिस्पर्म जो है, पेरिस्पर्म वो किसका अवशेष है, वो न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय का अवशेष होता है। इसका होता है न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत ही सही आंसर आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान देना। द ओल्डेस्ट वाइबल सीड रिकॉर्डेड इज ऑफ, अब तक का सबसे पुराना जीवित बीज पाया गया है। पहला ऑप्शन फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, सेकंड ऑप्शन ल्यूपिनस आर्क्टिकस, थर्ड ऑप्शन फीकस रिलीजियोसा या फाइकस रिलीजियोसा, और फिर वेलिसनेरिया। आंसर करना है आपको कौन सा आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है ये पॉइंट, एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पर ये पॉइंट मेंशन किया गया है। तो देखो यहां पर आप देखोगे, ध्यान देना, यहां पर दो में कंफ्यूजन होता है। एक तो आपका ये फिनिक्स डेक्टिलीफेरा इसमें, और दूसरा ल्यूपिनस आर्क्टिकस में। इसका सही आंसर है ल्यूपिनस आर्क्टिकस, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस का बीज मिला 10,000 वर्ष पुराना और अंकुरित हुआ, जबकि फायनिक्स, फिनिक्स या फायनिक्स डेक्टिलीफेरा खजूर के लिए एनसीईआरटी कह रही है 2,000 वर्ष पुराना। ये 2,000 वर्ष पुराना और ये 10,000 वर्ष पुराना। तो इसका आंसर आएगा ल्यूपिनस आर्क्टिकस। आप जाकर पेज नंबर 23 पर स्टडी करोगे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, गौर कर लेना। मैं आपको पेज नंबर के साथ बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं बार बार कहता हूं, जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है उसमें एनसीईआरटी माता है। बार बार बताता हूं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी यही बताता था आपको, एनसीईआरटी माता है, ध्यान देना इस बात का। उसकी एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर पेज नंबर 23 पर ये लाइन दे रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा यहां पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ राहुल, ये 1 नहीं है 2 है, ध्यान देना, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना आप अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ, एपोमिक्सिस यानी असंग जनन किसका एक रूप है। ध्यान देना, सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस क्या है, असंग जनन। तो देखो, अगर मैं इसके नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं असंग जनन क्या है, तो आप समझना इस चीज को। मतलब इसमें आप देखोगे ये सीड डेवलप होते हैं, सीड डेवलप, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, समझ में आई बात, विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो शिशु प्रोड्यूस होता है, वो
पैतृक के समान होता है हूबहू। तो ये अपने आप में है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ही क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन हो, लेकिन यहां पर किसी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, मतलब किसी एक पादप का कोई एक भाग विकसित होकर संतति पैदा करता है, बीजों का निर्माण करता है, वो संतति में विकसित होते हैं, वो असंग जनन है। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन आप इसे कह सकते हो एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम कह सकते हैं, इसे कहा जा सकता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अर्थात है तो अलैंगिक जनन लेकिन लैंगिक जैसा दिखाई दे रहा है। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक जनन जो लैंगिक जनन का अनुकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें, ध्यान देना। एपोमिक्सिस में आएगा ऑप्शन नंबर 2, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है द फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने की घटना को क्या कहते हैं? एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो, उस घटना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आंसर करें विद्यार्थी, क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। यहां पर मैं आपको दो चीजें और बता दूं। पोली एम्ब्रियोनी जो है, ठीक है, पोली एम्ब्रियोनी को फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने किया था भाई, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। और किसमें किया था अध्ययन? किसमें किया था? सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में किया था भैया। अध्ययन किसमें किया? सिट्रस फ्रूट्स में। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान हो जाती है, यहां पर तैयार हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पोली एम्ब्रियोनी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, साइंटिस्ट का नेम दे देंगे, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ये वही हैं जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की स्टडी करी थी। ठीक है ना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और किसमें किया? सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, सिट्रस कुल के पादपों में, संतरा, नींबू वगैरह। चलो जी, तो पोली एम्ब्रियोनी आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है? फॉल्स फ्रूट पूछा है। आम है क्या, सेब है क्या, केला है क्या, अमरूद है क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम कुछ और क्वेश्चंस को तैयार करेंगे यहां पर। ठीक है, समझ में आई बात? सबसे पहली बात मैं आपको यहां बताऊं, ट्रू फ्रूट्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है सत्य फल। ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल। सत्य फल कौन से हैं? सत्य फल हैं डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है, निषेचित अंडाशय से जो विकसित होते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैंगो, ठीक है, कोकोनट,
कोकोनट, टोमेटो, ग्रेप्स, ये ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। दूसरे हम बात करें फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स, असत्य फल। इनकी आप बात करोगे तो दीज आर डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस, लाइक थैलेमस। इसके एग्जाम्पल याद रखना, एप्पल, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। दोनों के एग्जाम्पल और डेफिनेशन मैंने यहां पर नोट कर दी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर हमारा आंसर होगा 2 एप्पल, सेब आंसर होगा, यहां एप्पल होगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आप सबका आया भी है आंसर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन कंटेंट प्रोमिनेंट एपर्टस कॉल्ड जर्म पोर्स। परागकण के किस भाग में प्रमुख जनन छिद्र होते हैं, प्रमुख छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। अभी हमने परागकण की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें स्टडी किया था। तो जनन छिद्र कहाँ पर है, यहाँ आपको क्लियर दिख रहे हैं, एग्जाइन में जनन छिद्र पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एग्जाइन में। तो यहाँ पर आंसर होगा एग्जाइन यानी बाह्य चोल। क्या आंसर होगा, एग्जाइन अर्थात बाह्य चोल। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहा है फटाफट, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, 20, पोलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स ऑफ राइस एंड व्हीट, अंडरलाइन करता हूं मैं, ठीक है, चावल और गेहूं लूज वाइबिलिटी विद इन, धान और गेहूं के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने समय में खो देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियरली एनसीईआरटी ने दे रखा है वहां पर। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 30 मिनट्स, 30 मिनट में अपनी वाइबिलिटी यानी जीवन क्षमता खो देते हैं। बट एनसीईआरटी ने एक चीज मेंशन की है, तो उसको मैं भी यहां पे करूंगा, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। बट रोजेसी, रोजेसी, ठीक है, देन लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये 3 फैमिली दी है, विच फैमिलीज आर मेंटेन द वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, यानी अपनी जीवन क्षमता कई महीनों तक बनाए रख सकते हैं, ठीक है, अपनी जीवन क्षमता ये कई महीनों तक बनाए रख सकते हैं। ये है 20 क्वेश्चन, ठीक है, 2020 हमारा जो चल रहा है, 20 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक कमेंट्स करते रहिए। यूट्यूब लाइव के लिंक को शेयर कीजिए अपने साथियों में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आपका अपना वीपाइज एजुकेशन पहुंच पाए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 21, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल इज फाउंड इन, एक बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर किसमें पाया जाता है? आंसर करना है आपको, ठीक है, आंसर करो फटाफट। तो भाई मैं आपको बता दूं, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल इज फाउंड इन पेपेवर, अर्थात बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर पेपेवर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेपेवर में, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ऑर्किड फ्रूट, ऑर्किड के फल में बीजांडों की संख्या होती है, तो ध्यान देना, 1, 2, हजारों या शून्य। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, हजारों, थाउजेंड्स, ठीक है, समझ में आई बात? ऑर्किड में नंबर ऑफ ओव्यूल्स थाउजेंड्स होते हैं, लगभग हजारों होती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल रिप्रेजेंटिंग इट्स बेस इज, बीजांड का आधारीय भाग जो इसके आधार का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आधारीय भाग क्या कहलाता है, ध्यान देना। ये रहा बीजांड का डायग्राम, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, इसे लेबलिंग करना भी सीख लेंगे। यहाँ पर ये बीजांड का हैंड्रोन डायग्राम है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान देना, ये वो वृंतनुमा संरचना है जो प्लेसेंटा से जुड़ती है। किसको जोड़ती है? देखो ध्यान देना, ये वाली संरचना जो हाईलाइट हो रही है ये है बीजांड, ये संरचना बीजांड है, ध्यान रखना, जो हाईलाइट हो रही है, ठीक है, ये बीजांड है। ये बीजांड इस व्रंत के द्वारा किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। इस व्रंत को कहा जाता है बीजांड व्रंत यानी फनिकल। क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंत यानी फनिकल। ये बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है उस स्थान को बोलते हैं हाइलम, ठीक है, समझ में आई बात? उसे हाइलम कहा जाता है। अब हम बात करें, ये बीजांड का शरीर है, ये बीजांड का भाग, मुख्य भाग शरीर, ठीक है, समझ में आई बात? इस पर आवरण पाए जाते हैं, उन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये है आउटर इंटेगुमेंट यानी बाह्य आवरण, ये है इनर इंटेगुमेंट यानी अंतः आवरण। कुछ बीजांडों में, अधिकतर बीजांडों में 2 आवरण होते हैं, कुछ में 1 आवरण होता है, कुछ आवरण विहीन होते हैं। क्लियर है? तो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जिस स्थान पर इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते उस भाग को कहते हैं बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, और यही कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। इसी को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और इसके सामने की तरफ, इसके विपरीत होता है चैलेजल पोल, या कैलेजल भी बोल देते हैं, एनसीईआरटी से कैलेजल भी कह रही है, ठीक है, कैलेजल पोल। ये कैलेजल पोल या चैलेजल पोल या चैलेजल सिरा, ध्यान रखना, समझ में आई बात? ये है पूरी संरचना बीजांड की। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या है? द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल रिप्रेजेंटिंग इज बेस इज, बीजांड का आधारीय भाग जो आधार का प्रतिनिधित्व करता है उसको निभाग या चैलेजा या कैलेजा कहा जाता है, निभाग। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है,
चलो सर, आंसर करो, कमेंट करते रहिए आप, बिल्कुल। चलो, ये बीजांड की संरचना, ठीक है, अच्छे से इसकी स्टडी कर लेना आप। ठीक है, ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार, ये कैलेजल सिरा, निभागीय सिरा, ये आउटर इंटेगुमेंट बाह्य आवरण, ये इनर इंटेगुमेंट अंत आवरण। ये जो संरचना, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये बीजांड का न्यूसेलस, जिसका अवशेष पेरिस्पर्म की फॉर्म में अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसके अंदर डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी भ्रूणकोश की कौन सी कोशिकाएं निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं। पहला ऑप्शन सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स। देन एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई, अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक। देन सेंट्रल सेल एंड सिनर्जिड, केंद्रीय कोशिका और सहायक कोशिकाएं। देन ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कौन कौन सी कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, लुप्त हो जाती हैं निषेचन के पश्चात। हाँ जी, तो ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, निषेचन होगा। ये पूरे एम्ब्रियो सैक की संरचना है, जिसमें ये एंटीपोडल से प्रतिव्यासांत किस तरफ होंगी, चैलेजल एंड की तरफ होंगी, निभागीय सिरे की तरफ होंगी। ये हैं आपकी दो कोशिकाएं जिन्हें सहाय कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहा जाता है। ये होंगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इनके ऊपर होगी अंड कोशिका या अंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इन सहायक कोशिकाओं में दो उपकरण होते हैं जिन्हें कहते हैं फिलीफोम एपरेटस, तंतु रूपी समुच्चय। ये होंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। मध्य में होंगे दो ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आई बात आपके? ये है पूरी संरचना। अब होगा निषेचन। निषेचन के लिए दो नरयुग्मक आएंगे। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होकर बनेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिससे बनेगा जाइगोट, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। युग्मनज बनेगा, ठीक है, इससे आगे डेवलप होगा एम्ब्रियो। ये दूसरा नरयुग्मक मध्य के ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई से कनेक्ट होगा, ठीक है। अनदर मेल गैमीट फ्यूज विद सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर which is called primary endosperm nucleus pen. Then after fertilization antipodal cells are degenerated, ये degenerate हो जाएंगी, and synergids are also degenerated, यानी सहायक कोशिकाएं भी degenerate हो जाएंगी, यानी नष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, सहायक कोशिकाएं और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल आपके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। गैइटोनोगेमी इज फंक्शनली ब्लैंक बट जेनेटिकली ब्लैंक। सजात पुष्पी परागण कार्यात्मक रूप से रिक्त स्थान दिया है, लेकिन आनुवांशिक रूप से, अर्थात दो पद ढूंढने। पहला ऑप्शन दिया है हमें यहां पर क्रॉस पोलिनेशन एंड ऑटोगेमी, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन एंड ऑटोगेमी, अर्थात परपरागण एवं स्वयुग्मन। फिर हमें दिया है ऑटोगेमी, क्रॉस पोलिनेशन, स्वयुग्मन, परपरागण। क्रम पर भी ध्यान रखना है, हमें क्रम को भी ध्यान देना पड़ेगा। देन ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन, देन क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, परपरागण, परपरागण। तो ध्यान देना, गैइटेनोगेमी क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसको समझो डायग्राम के जरिए। गैइटेनोगेमी क्या है, ठीक है, मैं आपको बताऊं। गैइटेनोगेमी में मान लो इस पुष्प के परागकण, ठीक है, इस पुष्प के परागकण यहां पुंकेसरों से उठें और इस दूसरे पुष्प की
वर्तिका पर पहुंचे, लेकिन दूसरा पुष्प उसी पादप का होना चाहिए, दूसरा पुष्प उसी पादप का होना चाहिए। तो इसके लिए कह सकते हैं पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर of one flower to the stigma of another flower on the same plant, same plant ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, लेकिन दूसरा पुष्प उसी पादप का होना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेइटेनोगेमी, ठीक है, उसे कहते हैं गेइटेनोगेमी। तो आप इसे देखोगे फंक्शनली, तो इसको हम देखें तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन जैसा लग रहा है, बट जेनेटिकली वो ऑटोगेमी है, क्योंकि उसमें कोई विविधता नहीं आती, उसी पादप के पुष्प के परागकण, मतलब पादप वो ही है, तो आनुवांशिक विविधता नहीं आती। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा पर परागण स्वयुग्मन, यानी यहां पर आएगा क्रॉस पोलिनेशन और यहां पर आएगा ऑटोगेमी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26, फीदरी स्टिग्मा इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी पंखनुमा वर्तिकाग्र किसकी विशेषता है? पंखनुमा वर्तिकाग्र किन में पाई जाएगी? कीट परागित पुष्पों में पाई जाएगी क्या? वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में यानी जल परागित पुष्पों में पाई जाएगी क्या? वायु परागित पुष्पों में पाई जाएगी क्या? या जंतु परागित पुष्पों में पाई जाएगी क्या? हमें बताना है आंसर। तो ध्यान देना, नॉर्मल सी बात है, पंखनुमा वर्तिकाग्र उन पुष्पों में पाई जाएगी जिनमें वायु परागित पुष्प होते हैं, मतलब जो वायु परागित पुष्प होते हैं, जो पुष्प वायु से परागण होता है जिनमें, उनमें पंखनुमा वर्तिकाग्र पाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये डायग्राम भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस तरह से एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, ठीक है। समझ में आई बात? खुली संरचना वायु परागण में हेल्प करने के लिए, तो अगर डायग्राम से क्वेश्चन आए तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। अब आता है वेलिस्नेरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलिस्नेरिया पोलिनेशन अकर्स, ध्यान रखना, वेलिस्नेरिया में परागण होता है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, लेकिन प्रश्न आया हुआ है जल परागण से। ध्यान देना, एक तो वेलिस्नेरिया, एक वेलिस्नेरिया एंड दूसरा आता है हाइड्रिला, ठीक है। हाइड्रिला, दो एक्वेटिक प्लांट है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। इनमें एक चीज ध्यान रखना, वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन पूछा है तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होता है दोनों में जल परागण है, वाटर पोलिनेशन होता है, बट इनमें फर्क क्या है? वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन सरफेस ऑफ वाटर होता है, जल की सतह के ऊपर होता है, जबकि हाइड्रिला में सबमर्ज्ड पोलिनेशन होता है। हाइड्रिला में सबमर्ज्ड पोलिनेशन होता है, अर्थात जल के अंदर परागण होता है। ध्यान देना इस बात, ठीक है। इस फर्क को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर वेलिस्नेरिया आएगा, सॉरी वेलिस्नेरिया में ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम, वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन बता रखा है किस तरह से। देखो, ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर ये जल की सतह के ऊपर मौजूद है, मेल फ्लावर जल की सतह पर घूमते घूमते स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचते हैं। ये फीमेल फ्लावर दिखा रखा है, पूरी प्रोसेस एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप डायग्राम की भी स्टडी करते रहिए ताकि चीज़ों को समझ पाएं, कोई भी क्वेश्चन हमारा गड़बड़ ना हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसमें कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मोथ एंड यक्का प्लांटीज, सलब और यक्का प्लांट पादप के बीच में क्या संबंध पाया जाता है? आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। अगर इन डिटेल पूरे चैप्टर को इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो वी पाइज एजुकेशन पर क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाओ और पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसमें विद एग्जाम्पल, विद पूरी प्रोसेसिंग वहां पर बताया हुआ है। यक्का पादप और मोथ के बीच में, सलब के बीच में एक संबंध होता है, जिसमें यक्का पादप को
शलभ परागण में सहायता करता है, जबकि शलभ को यक्का पादप से पोषण मिलता है और सुरक्षा मिलती है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का, अनिवार्य सहोपकारिता का संबंध इनमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज आर यूज्ड टू प्रिवेंट, बही प्रजनन युक्तियां किसे रोकने के लिए उपयोग की जाती हैं? बही प्रजनन युक्तियां किसे रोकने के लिए उपयोग की जाती हैं? पहला क्रॉस पॉलिनेशन, फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, देन जेनोगेमी, देन फर्टिलाइजेशन। परपरागण, अंतः प्रजनन अवनमन, परनिषेचन या निषेचन। इनमें से किसको रोकने के लिए बही प्रजनन युक्तियां उपयोग की जाती हैं? ध्यान दो, सबसे पहली बात, आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेज हैं वो अपने आप में एक मैकेनिज्म है, एक क्रियाविधि है। किस लिए? वो क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण को तो प्रमोट करती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती है। मतलब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो कह सकता हूं आउटब्रीडिंग डिवाइसेज आर mechanism which promote cross pollination and discourage self pollination। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती है। तो यहां पर आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, यानी अंतः प्रजनन अवनमन को रोकने के लिए उपयोग की जाती है, ताकि अंतः प्रजनन ना हो पाए, मतलब इनब्रीडिंग ना हो, उसको रोकने के लिए ये डिवाइसेज या मैकेनिज्म यूज की जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन्स ऑफ, त्रिसंलयन में किसका संलयन शामिल है? नॉर्मल सी बात है, आसान सा, अभी हम स्टडी कर चुके हैं इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। नए स्टूडेंट भी जुड़ते जा रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। तो अभी हम इसको स्टडी कर चुके हैं। ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन, किस किस का फ्यूजन होता है। अभी अगर हम पीछे जाके देखें, यहां पर हमने देखा था ट्रिपल फ्यूजन कौन सा होता है, जिसमें जो टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विद ए मेल गैमीट एंड फॉर्म ट्रिप्लोइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच फर्दर डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। क्लियरली मैं आपको दोबारा बता दूं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? सेकेंड, मेल गैमीट फ्यूज विद सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर which is initially called primary endosperm nuclear and then further developed into endosperm। मतलब एक नरयुग्मक मध्य के ध्रुवीय केंद्रकों से जुड़कर एक त्रिगुणित संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो बाद में भ्रूणपोष में परिवर्तित होता है या परिवर्धित होता है। समझ में आई बात? तो किस किस के बीच फ्यूजन हुआ? फ्यूजन किस, सॉरी एक बार मिनिमाइज हो गया, किस किस के बीच फ्यूजन हुआ? तो यहां पर हम देखेंगे संलयन किस किस के बीच हुआ। तो यहां पर संलयन हुआ वन मेल गैमीट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक नरयुग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायग्राम के जरिए अभी मैं आपको पीछे जाके बता चुका हूं। ठीक है, वैसे अगर दोबारा यहां समझना चाहो तो यहां हम देख सकते हैं
Two male gametes release in embryo sac, then first fuse with egg cell, then another fuse with polar nuclei and form triploid PEN. ट्रिप्लोइड PEN. चलो जी आगे चलते हैं। आगे है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज 3 सेल लाइन का उत्पाद क्या बनेगा? तो PEN अभी हम देख चुके हैं, PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इन शॉर्ट PEN। ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं इस क्वेश्चन को। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन, गैर एल्ब्यूमिनस बीज किसमें पाए जाते हैं? ठीक है, गैर एल्ब्यूमिनस बीज किसमें पाए जाते हैं? सबसे पहली बात, गैर एल्ब्यूमिनस बीज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैं कौन से? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से हैं? ठीक है, ये कौन से होते हैं? मतलब इसमें आप कह सकते हो इन शॉर्ट लैक रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब इनमें एंडोस्पर्म भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है, संपूर्ण भ्रूणपोष का पाचन कर लिया जाता है परिवर्धन के दौरान, तो भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे तो पी यानी मटर, देन बीन्स, देन ग्रेम यानी चना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरे आते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड्स, इनमें क्या होता है परिवर्धन के दौरान संपूर्ण एंडोस्पर्म का पाचन या उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो एंडोस्पर्म शेष बच जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड में। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कैस्टर हो गया, अरंड, मक्का मेज हो गया आपका, व्हीट यानी गेहूं हो गया, एंड कोकोनट यानी नारियल हो गए। दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहां पर नोट कर दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों के एग्जाम्पल मैंने नोट कर दिए हैं भैया। चलो सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल इन मोनोकोट सीड इज, एक बीजपत्री बीजों में मूलांकुर का सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? तो डायग्राम से समझते हैं। ये रहा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, एनसीईआरटी का हेंड्रोन डायग्राम। ठीक है, हाथों से बनाया हुआ, ताकि आप भी प्रैक्टिस करो देखकर और सीख सको। नामांकित किया हुआ है, देखो ये रेडिकल पार्ट है, रेडिकल पार्ट, उसके नीचे रूट कैप मूलगोप, और उसके नीचे कोलियोराइजा, यहाँ पर कोलियोराइजा भाग। ठीक है, समझ में आई बात? इसके विपरीत इस तरफ है कोलियोप्टाइल, सूट एपिक्स, सूट पार्ट के ऊपर कोलियोप्टाइल। ये वो जो घास कुल में पाया जाता है स्कूटेलम, स्कूटेलम की विशेषता जिसे एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया है, ध्यान देना, एनसीईआरटी ने जिसे हाईलाइट किया है स्कूटेलम। ठीक है, ये कोलियोराइजा, ये कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे कोलियोराइजा, यहाँ पर आंसर आएगा कोलियोराइजा, ऑप्शन नंबर 2 कोलियोराइजा, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूलांकुर चोल। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इसीलिए इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर हिंदी में मूलांकुर चोल का इस्तेमाल नहीं करके कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल शब्द दिए गए हैं। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो ये इसी तरह से आएगा, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा के अनुसार ही आएगा, मूलांकुर प्रांकुर के अनुसार नहीं आएगा। क्योंकि मूलांकुर चोल का नाम दे देंगे तो तुरंत ही आप समझ जाओगे मूलांकुर के ऊपर का आवरण, तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आएगा। और आपको पता है इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, तो आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी हिंदी मीडियम वालों को अच्छे से तैयार करनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, इनमें मुझे बार बार हटना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओ। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं। सीयूईटी के कॉम्पिटिटिव जो सीयूईटी का एग्जाम है उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, पहले के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, तो ट्रू और फॉल्स को पूछ सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। देखो जैसे यहां पर कहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना के संबंध में सही कथन चुनिए। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अगले ने, सही कथन, ध्यान देना। ठीक है ना, समझ में आई बात? सही कथन ढूंढना है। मैं थोड़ा सा हटता हूं, आप इसे पढ़ो अच्छे से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, द इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, परागकण का अंतःचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है? बिल्कुल नहीं भैया, अंतःचोल तो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? सेकंड दिया है, द एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। एक्साइन जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन से बना है, जो अब तक का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही है। आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। आगे कब पढ़ोगे? जब चौथा ऑप्शन आपको दो ऑप्शन साथ में देता हो तब आपको आगे पढ़ना है, वरना आगे पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, स्पोरोपोलेन इज मोस्ट प्रोमिनेंट प्रेजेंट एट द जर्मपोर, जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलेनिन सबसे प्रमुखता से मौजूद होता है, जबकि नहीं, जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। देन दिया एंजाइम उच्च तापमान पर स्पोरोपोलेनिन को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, नहीं, स्पोरोपोलेनिन आसानी से नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका आंसर होगा द एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, जो अब तक का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पोलिनेशन इज करेक्ट, पोलिनेशन के टाइप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? परागकण के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन। इसमें कहा अनुन्मिल्य परागणी पुष्प हमेशा परनिषेचन प्रदर्शित करते हैं, जबकि अभी हम डायग्राम में पीछे देख के आए थे, कनकोवा का प्लांट जो हमने देखा था, कोमेलिना का, उसमें हमने देखा था क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें तो ऑटोगेमी होता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है भैया, सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में आते हैं, गेटेनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी एज द पोलन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। ये जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर है क्योंकि इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो एक ही पादप से आते हैं। ये स्टेटमेंट यहां पर सही है भैया, ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसका भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा हट जाऊं, अगर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया क्लास के बाद वीपाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल @vpies_education पर आप जाओगे तो आपको उस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको इस पूरी क्लास का PDF मिल जाएगा, बाकी भी वीडियोज वहां पड़े हैं और हर वीडियो के नीचे क्लास का PDF पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक इज फॉल्स, बीजांड और भ्रूणकोश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब एक चीज को ध्यान रखना, आप यहां पर फॉल्स आ गया है, असत्य, ये गड़बड़ बिल्कुल मत कर देना। CUET में 2024 के पेपर 2024 में आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो
तो आपको देखने को मिलेगा सत्य असत्य में बहुत कंफ्यूजन है, ट्रू फॉल्स में, ठीक है ना। पूछा है ट्रू स्टेटमेंट, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, और पहला ही ऑप्शन फॉल्स दे रखा है, हड़बड़ाहट में स्टूडेंट उसको टिक कर देता है। ऐसे ही पूछा है विच वन इज फॉल्स और पहला ही ट्रू दे रखा है। तो इस गड़बड़ पर पहला तो आपको ये फोकस ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ट्रू स्टेटमेंट पूछा है या फॉल्स स्टेटमेंट, उस पर फोकस करो आप सबसे पहले, फिर आप इसको पढ़ो, ठीक है। अब हमें बताना कौन सा है, अब हमें असत्य कथन बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यानी कि 3 सत्य है 1 असत्य है, पढ़ो इसको, ठीक है। हाँ भाई, तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है यहां पर, द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फनिकल, बिल्कुल सही है। ओव्यूल और फनिकल के जंक्शन को हाइलम बोलते हैं, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड दिया है टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस, अभी हमने पढ़ा था 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, द फिलीफोम एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, बिल्कुल तंतुरूपी उपकरण सहायक कोशिकाओं में पराग नलिका के प्रवेश को निर्देशित करता है, बिल्कुल करता है, सही है ये भी। फोर्थ दिया है द माइक्रोपाइल इज लोकेटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल ऑपोजिट टू द चेलजा, बीजांड द्वार बीजांड के आधारीय भाग में स्थित होता है जो निभाग के विपरीत है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, चैलेजल एंड के ऑपोजिट तो होता है बट वो बेसल पार्ट नहीं होता है, आधारीय नहीं होता है। वापस डायग्राम के जरिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन मिटा सकते हो, आधारीय चैलेजल सिरा होता है भैया, आधारीय भाग चैलेजल या कैलेजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड तो ये रहा, ये आधारीय नहीं है, ये कैलेजल के ऑपोजिट जरूर है बट ये बेसल नहीं है, आधारीय नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अभी तक मैं रॉन्ग स्टेटमेंट पर क्रॉस लगा रहा था, लेकिन अभी हमें क्या करना है, रॉन्ग बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत मेहनत से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिस तरह का आपके सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से इसे डिजाइन किया गया है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप भी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि अगले सैटरडे को जब हम लाइव आए तो और भी विद्यार्थी जुड़े, उनको भी फायदा पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, दोबारा गलत को पूछा है। कंसर्निंग पॉलिनेशन एजेंट्स एंड टाइप, परागण कारकों और प्रकारों के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है हमको। फर्स्ट दिया है गाइटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है, बिल्कुल ये तो रॉन्ग नहीं है, तो सही है। सजात पुष्पी परागण कार्यात्मक रूप से परपरागण है लेकिन आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन के समान ही है, ये तो सही है भैया स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो सही है। अगला बोल रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगेमस एज दे नेवर ओपन, अनुन्मीलित परागणी पुष्प अपरिवर्तनीय रूप से समयुग्मजी होते हैं क्योंकि वे कभी खुलते ही नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। देन थर्ड कह रहा है ऑल एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली यूटिलाइज वाटर एज द प्राइमरी मीडियम फॉर पॉलिनेशन, यहां गड़बड़ कर गया। वाटर लिली जैसे सभी जलीय पौधे परागण के लिए जल को प्राथमिक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, ये पूरे घुमा रहे है आपा ने, बार बार कहूंगा, जल परागण में वेलिसिनेरिया हाइड्रिला जल परागण, वाटर लिली, और आपने देखा था वाटर हाइसिंथ विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है, तो ये यहां हमारे लिए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38,
चलो, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दोबारा इनकरेक्ट का क्वेश्चन है। रिगार्डिंग फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट, फल एवं बीज के विकास के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन क्या दे रहा है? पहला कथन दे रहा है पेरिस्पर्म इज द persistent remains of the nucellus found in black pepper, परिभ्रूणपोष काली मिर्च में पाया जाने वाला बीजांडकाय का स्थायी अवशेष है। ये तो सही है स्टेटमेंट, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। देन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट एज द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सेब और स्ट्रॉबेरी को आभासी फल कहा जाता है क्योंकि पुष्पासन जो फल वो फल निर्माण में योगदान देता है। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है भैया। फिर आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सच एज बनाना डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल केले जैसे एनिसेक जननी या एनिसेक फली फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं, सही है। देन सीड कोट डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, यहां गड़बड़ कर गया। ये कह रहा है सीड कोट डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, ना ना ना, सीड कोट जो होता है वो डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, सीड कोट डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, यानी जो बीजावरण है वो किससे, वो बीजांड के आवरण या अध्यावरण से विकसित होता है, न कि न्यूसेलस से। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा भैया, समझे आप? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इसमें ध्यान देना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। बिल्कुल, अभी तक शाबाश, अभी तक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी लगन और आपकी मेहनत को दर्शा रहा है कि आप में एक जज्बा है, एक सपना है, अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत है आप में, तभी आप जुड़े हुए हैं और आप अपने डेटा का सदुपयोग कर रहे हैं, जो इंटरनेट डेटा है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। हम भी आपके इन कमेंट्स और आंसर से मोटिवेट होकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 2 की लाइव क्लास लेकर आएंगे। आज जो चैप्टर नंबर 1 हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सैटरडे को इसी समय पर चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन की लाइव क्लास लेकर आएं, जो कि आपकी सीयूटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को इन डिटेल पढ़ना चाहते हो तो बीपाइज एजुकेशन पर बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर उसके वीडियोस देख लो। वहां 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी, अच्छे से स्टडी करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलिनेशन मैकेनिज्म, परागण तंत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। फर्स्ट दिया है यहाँ पर, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन, पराग स्त्री केसर संकर्षण पराग पहचान से संबंधित एक गतिशील प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, तो सही है स्टेटमेंट। देन आता है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर पोलिनेटर्स, बिल्कुल, नेक्टर और पोलन ग्रेन जो है वो पोलिनेटर के लिए एक रिवार्ड है, मतलब मकरंद और परागकण क्या है, जो परागण करता है उनके लिए एक उपहार है या पुष्प पुरस्कार है। देन बीज आर द डोमिनेंट, बीज यानी मक्खियां, बायोटिक पोलिनेट एजेंट अमंग एनिमल्स, मधुमक्खियां जानवरों में प्रमुख जैविक, बिल्कुल है, मधुमक्खियों में सबसे, मतलब जीवों के द्वारा जो परागण होता है उसमें मधुमक्खियां टॉप पर है। देन द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द स्टेमन फिलामेंट इज ऑलवेज अटैच्ड टू द एंथर, वही आ गया एंथर वाला दोबारा, यहां गड़बड़ है। आपको अभी मैंने डायग्राम के साथ समझाया था, ये दोबारा बता दूं, ये रहा एंथर का प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ एंथर इज कनेक्टेड विद थैलेमस और पेटल्स एंड डिस्टल एंड ऑफ एंड्रोसियम या स्टैमेन इज कनेक्टेड विद एंथर, ध्यान देना इस बात का। दोबारा कहूंगा, प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टैमेन इज कनेक्टेड विद थैलेमस और पेटल्स, यानी पुंकेसर का जो आप यहां पर देखोगे प्रोक्सिमल एंड ये रहा, ये थैलेमस और पेटल से कनेक्ट होता है, ये वाला डिस्टल एंड पीछे आप जाके देख सकते हो, हमने स्टडी करा है, ये एंथर से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, वो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा भैया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 40,
आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है क्योंकि अभी तक 2-3 फॉल्स के थे, बीच में ट्रू डालने पर आपको कंफ्यूजन की प्रैक्टिस हो जाए कि कहाँ पेपर वाला आपसे कंफ्यूजन या मिस्टेक करवाएगा। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, अब की बार ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट एज द थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। बिल्कुल, सेब और स्ट्रॉबेरी जो है उन्हें आभासी फल कहा जाता है क्योंकि पुष्पासन फल निर्माण में योगदान देता है। ये तो सही है स्टेटमेंट, बाकी सारे देश का मतलब यही यहाँ पर आंसर है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आगे पढ़ सकता हूँ। मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, गलत, मैंगो तो ट्रू फ्रूट है। दूसरा, द पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम द इंटेगुमेंट, गलत, पेरिकार्प इंटेगुमेंट से डेवलप नहीं होती है भैया। देन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऑलवेज कंटेंट ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सीड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास रही, आप लोगों ने इंटरेक्ट किया, आंसर किया, जिन जिन सभी विद्यार्थी जुड़े, ठीक है। मैं आप सब विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आज की क्लास को अभी भी आप शेयर कर सकते हो। ये लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, बाकी विद्यार्थियों में शेयर करें। आपके साथ पढ़ने वालों में वीपाइज एजुकेशन बताइए कि स्पेशली वीपाइज एजुकेशन पर आपको बायोलॉजी का कंटेंट मिलता है, बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, जिनमें हम डेस्क्रिप्टिव क्लासें करते हैं, साथ ही साथ वन शॉट भी रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लाइव क्लासेस के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास रखते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहा था, उस टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये है। QR कोड का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि QR कोड है तो क्या है, मतलब QR कोड, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करोगे तो डायरेक्ट आप वीपाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। उससे जुड़ जाइए, वहां पर जैसे आज की जो क्लास है उसका भी पूरा PDF आपको वहां पर PDF की फॉर्म में मिलेगा, और आगे जो भी वीडियोज रहते हैं वहां पर पोस्ट किए जाते हैं, और उसके जस्ट नीचे, मतलब जस्ट नीचे PDF सेंड की जाती है पूरी क्लास की। तो टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कर लीजिए, वीपाइज एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। मतलब ये जो वीक आ रहा है इसमें आपको डेस्क्रिप्टिव वीडियोस भी मिलेंगे, साथ ही साथ हम लाइव क्लासेस भी करने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तो अपने साथियों को बताकर रखिए ताकि और ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े। सभी विद्यार्थियों का फायदा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।